वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय यानी अविकारी शब्दों को। पिछली क्लास में हमने समास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन हमने करे थे, जो कि MCQ फॉर्म में थे। 4 ऑप्शन उसमें थे और उनमें से एक आपका आंसर था। जिस भी भाई ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत काम आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो आपका या यूपी SI का आप एग्जाम देने जा रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे जो कि पेपर में आए हुए थे। तो आज हम शुरू करने वाले अव्यय यानी अविकारी शब्दों को। इसमें हम जानेंगे अव्यय क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। अगर आप 20 मिनट तक मेरे साथ इस वीडियो में टिके रहते हैं तो आप अव्यय का कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में तो गलत करके नहीं आओगे, ऐसा मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो जो भी मेरा भाई चैनल पर आज नया विजिट कर रहा है या नए आप जुड़े हो आज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हिंदी की बाकी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो तीनों ही चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया सेशन अव्यय। तो अव्यय को पहले परिभाषा से समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे अव्यय होते क्या हैं। अव्यय वे विकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, ठीक है, लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ये शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय को ही अविकारी बोलते हैं, ठीक है। अव्यय को ही क्या बोल देते हैं? अविकारी। अविकारी का मतलब होता है कि जिसमें कोई विकार ही उत्पन्न ना हो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी उनमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। देखो, अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय, जो ए है ना, तो ये जो है न का साउंड करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा न व्यय, यानी जिनको खर्च ही नहीं कर सकते, जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, इनको व्यय नहीं किया जा सकता, वो होते हैं अव्यय। ए व्यय, ठीक है। अगर व्यय अव्यय में से मैं ए हटा दूँ तो व्यय रह जाएगा। तो जो ए उपसर्ग है ना, ये न के लिए प्रयोग होता है, नहीं के लिए प्रयोग होता है ये ए उपसर्ग। तो न व्यय, जिसको खर्च नहीं कर सकते, जिनका व्यय नहीं हो सकता, वो सारे के सारे अव्यय हैं। लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से इनको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, सुरेश कल आएगा, तो जो अंडरलाइन शब्द है वो अव्यय है हमारा, ठीक है। सुरेश कल आएगा। अच्छा, सुरेश है तो उसमें क्या बोला था? ऐसे शब्द जो लिंग, ना तो लिंग में परिवर्तन करने से बदले, ना वचन में परिवर्तन करने से बदले और ना ही कारक में परिवर्तन करने से बदले, तो वो अव्यय हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे सुरेश कल आएगा, तो सुरेश जो है कल आएगा, तो हम क्या करेंगे? लिंग बदल के देख लेते हैं। सुरेश क्या है? एक मेल है यानी पुरुष है, तो इसकी जगह फीमेल रख के देखेंगे क्या ये जो कल शब्द है चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे रखा सुरेश के स्थान पर सरोज, तो सरोज एक महिला का नाम है। सरोज कल आएगी, तो देखो कल जो है दोनों कंडीशन में एक जैसा रहा है, चाहे लिंग परिवर्तन कर दो चाहे क्रिया का परिवर्तन कर दो। देखो क्रिया यहाँ आएगा है, यहाँ क्रिया आएगी, तो हम कुछ भी चेंज कर लें, लेकिन जो अव्यय शब्द है वो चेंज नहीं होता, वो सेम का सेम रहेगा। कल तो कल ही रहेगा, चाहे वो सरोज के लिए प्रयोग हो या वो सुरेश के लिए प्रयोग हो। तो यही शब्द अव्यय होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आगे, मीरा आज गाना गाएगी, तो मीरा जो है आज गाना गाएगी, तो आज जो शब्द है वो अव्यय है। आज तो आज रहेगा, आज को आजे नहीं कर सकते, ठीक है। आज को आजो नहीं होगा, तो आजो कोई शब्द होता नहीं है। अगर हम बोले आजे भी कोई शब्द नहीं होता, तो आज का मतलब आज। अब जैसे इसका लिंग परिवर्तन करेंगे, तो मीरा की जगह महेश कर दिया, तो महेश आज गाना गाएगा, तो ये आज जो शब्द है महेश के लिए भी आज के रूप में रहा है और मीरा के लिए भी आज के रूप में रहा, तो ये अव्यय हो गया। मोहन सदैव खुश रहता है, तो सदैव शब्द एक अव्यय है, तो मोहन जो है एक वचन है। अब हम वचन चेंज कर रहे हैं, देखो एक वचन से बहुवचन में जाएंगे तब देखेंगे क्या सदैव बदल रहा है या नहीं। तो हमने मोहन की जगह ले लिया शब्द वे सदैव खुश रहते हैं, तो देखो सदैव जो शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए सेम ही रहा है। तो सदैव यहाँ भी सदैव रहा और यहाँ भी सदैव रहा, तो इसका मतलब जो ये शब्द हैं अव्यय हैं, यानी इनको बदल नहीं सकते, ये किसी भी कंडीशन में बदले नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। आप भी जानते हो कि सदैव तो सदैव ही होता है, सदैव को हम चेंज नहीं कर सकते, सदैव को सदैव नहीं कर सकते। जो सदैव शब्द है वो सदैव ही रहने वाला, तो इन शब्दों को अव्यय बोलते हैं और यहीं से आपके जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। जैसे कुछ अव्यय शब्द मैंने लिखे हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आज, ठीक है, आज, कल, परसों, वह परसों आएगा, मैं कल जाऊंगा, ठीक है। वह हमेशा झूठ बोलता है, तो हमेशा हमेशा ही रहेगा। और जो ये भी एक अव्यय शब्द, इसको नहीं बदल सकते। तथा, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, ठीक है,
सामने, साथ, अलावा, सिवा, बिना, सहित, अंदर, बाहर, जरिए, बदले और भांति। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अव्यय हैं। ये अव्यय शब्द होते हैं। ये वो शब्द हैं जिनको हम बदल नहीं सकते या जिनको बदला ही नहीं जा सकता, इसलिए इनको अव्यय बोलते हैं, यानी अविकारी होते हैं ये। ठीक है, ये अविकारी होते हैं। और विकारी क्या होते हैं? तो अगर आपको विकारी शब्दों को पढ़ना, तो मैंने हिंदी में जो सबसे पहला वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया था वो विकारी और अविकारी शब्दों का ही किया था। आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वीडियो हिंदी का, हिंदी की आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय शब्द थे, यानी ये हमारे अविकारी शब्द थे। ठीक है, इनमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता। आगे बात कर लेते हैं इनके टाइप की। इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं अव्यय के। ठीक है, 4 भेद होते हैं। वैसे अगर बात करो तो वैसे 5 हो जाते हैं, क्योंकि एक हम पढ़ेंगे निपात, हम निपात को भी पढ़ते हैं, वो भी एक अव्यय का पार्ट है, लेकिन जो मुख्य भेद है वो 4 ही होते हैं। निपात को हम अलग से पढ़ेंगे। तो 4 भेद कौन कौन से हैं? संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 भेद हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संबंध बोधक अव्यय की। संबंध बोधक अव्यय क्या है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से स्थापित कर दे, तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इनमें शब्द प्रयोग होंगे, जैसे के सामने, के आगे, के साथ, सहित, के पीछे, के ऊपर, के निकट इत्यादि। ऐसे जो हैं शब्द इसमें शामिल होंगे। संबंध बताया जाएगा एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से। जैसे राधा सखियों सहित बगीचे में गई, तो यहाँ पे क्या है, राधा का संबंध सखियों के साथ बताया कि राधा जो है ना सखियों सहित बगीचे में गई, सखियों के साथ वो बगीचे में गई है, अकेली नहीं गई है। तो जो सहित शब्द है ये अव्यय है। कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये कैसा अव्यय हो गया? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय है। अब जैसे सुरेश अपने मित्रों के साथ गोवा गया, तो मित्रों के साथ गया, जो साथ शब्द है इसने संबंध बता दिया कि सुरेश जो है मित्रों के साथ में गोवा गया घूमने। ठीक है, तो ये अव्यय हो गया साथ। बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए, तो ये अव्यय हो गया पिताजी के साथ। इस चर्च के पीछे नदी बहती है, तो ये चर्च है ना, इसके पीछे नदी बहती है, तो ये संबंध बता दिया चर्च का नदी से। किसके पीछे? चर्च के पीछे। माँ बच्चों के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो बच्चों के बिना, बच्चों से संबंध किसका है? माँ का। तो जो माँ जो है बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो सारे के सारे जो क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध ये बना रहे हैं एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा शब्द से या दूसरे सर्वनाम शब्द से। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी अन्य उपभेद की। जैसे प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक तो सविभक्ति रूप जिसमें विभक्ति साथ चलेगी, एक होता है निर्विभक्ति रूप जिसमें विभक्ति नहीं रहेगी, और एक होता है उभय विभक्ति रूप, यानी दोनों आ जाते हैं इसमें, विभक्ति वाले भी और बिना विभक्ति वाले भी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले सविभक्ति रूप को, ये क्या है, यानी इसमें विभक्ति लगेगी साथ में। जैसे जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। ठीक है, विभक्ति के साथ जो अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब जो अविकारी शब्द विभक्ति के साथ में लगते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। तो जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है, तो घर क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के बाद लगा के, विभक्ति है इसमें। ठीक, क्या है ये? विभक्ति। तो घर के आगे क्या है? नीम का पेड़ है, तो आगे शब्द क्या है इसमें? आगे शब्द हमारा अव्यय है। ठीक है, ये क्या है? अव्यय। तो घर के आगे नीम का पेड़ है, तो विभक्ति लगी, इसमें विभक्ति के साथ आया है। जैसे अगर मैं देखता हूँ निर्विभक्ति की, जिसमें विभक्ति ही ना हो, तो निर्विभक्ति रूप क्या है? जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे वह जीवन पर्यंत गरीब रहा, तो वह जीवन भर क्या रहा? गरीब रहा। तो पर्यंत जो शब्द है ना, ये अव्यय है। ठीक है, ये क्या है? ये अव्यय है, ये बदला नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत गरीब रहा, तो वह जीवन भर गरीब रहा। देखो इसमें कहीं भी विभक्ति नहीं है, काकी के कोई विभक्ति इसमें नहीं है, तो ये निर्विभक्ति रूप हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ उभय विभक्ति रूप, जो अव्यय शब्द विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से आते हैं, यानी विभक्ति के साथ भी आएंगे और विभक्ति के ये बिना भी आएंगे। तो जैसे बात कर लेते हैं हम, पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य हमारा, पत्र द्वारा सूचित करो, यानी कहा गया कि उसको जो है कोई है उसको पत्र के द्वारा सूचित करो, तो इसमें विभक्ति नहीं है। ठीक है, ये विभक्ति रहित है। अगर मैं इसी को विभक्ति में दूं तो उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दी गई,
ठीक है। तो जो के शब्द है ये विभक्ति है, पत्र के द्वारा सूचना भेज दी, जो द्वारा शब्द है ये अव्यय है, ठीक है। ये कैसा शब्द है, अव्यय है, तो यहाँ भी ये अव्यय का काम करेगा द्वारा, लेकिन यहाँ बिना विभक्ति के, यहाँ विभक्ति के साथ है, तो ये विभक्ति सहित माना जाएगा कि जो ये है विभक्ति के साथ में है, ठीक है। समझ में आया। तो स विभक्ति क्या है, स का मतलब साथ, जो स उपसर्ग लगा है, जो स उपसर्ग हमारा ये, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है साथ में, ये विभक्ति के साथ चलेगा। और निर का मतलब बिना, विभक्ति के बिना चलेगा, नी जो उपसर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय हैं उनके 13 भेद होते हैं, 13। तो नाम सुनकर डर मत जाना कि 13 हमें याद रखने, नहीं याद नहीं रखने, बस एक बार इनको देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो कभी पेपर में नहीं पूछेगा कि संबंध के आधार पर कितने भेद होते हैं, नहीं, लेकिन इससे जो है सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में इनको प्रयोग कर देगा इन शब्दों को, तो वहाँ हमें पहचानने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो संबंध बोधक है या कैसे है। तो बात कर लेते आगे। जैसे कालवाचक है, तो कालवाचक यानी समय का बोध कराएगा, जैसे पहले, बाद, ये शब्द है पीछे, ठीक है। तो ये शब्द कौन सा हो जाएगा, पीछे, इसको दे देते हैं पीछे, ऐसे, या आगे। तो समय का बोध कराएंगे काल का। ऐसे जो स्थानवाचक है वो स्थान का बोध कराएंगे, ऊपर, ठीक है। मोहन ऊपर बैठा है, ये नीचे शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, टाइपिंग एरर, नीचे, ठीक है। किताब नीचे रखी है, वह बाहर गया है, ठीक है। मैं भीतर हूँ, ठीक है। वह तले का मतलब नीचे, ये तले का मतलब नीचे होता है, वह तले बैठा है, वह नज़दीक है। तो स्थान बताएंगे, ठीक है। तो ये स्थान सूचक शब्द होंगे। जैसे ये दिशा बताएंगे, दिशा सूचक होंगे, जैसे तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं ओर, दाईं ओर। तो ऐसे ये दिशा बोधक है, समीप, निकट और सामने। तो सब ये दिशा बताएंगे। ये साधनवाचक है, साधन बताएंगे कि जो है काम किसके जरिए हुआ, किसके द्वारा हुआ, जैसे, ठीक है। मैं जो है उसके जरिए वहाँ पहुँचा, ठीक है। तो मैं गाड़ी के सहारे गया, उसके द्वारा गया, निमित्त, ठीक है, मार्फत और माध्यम। तो ये सारे के सारे क्या है, साधनवाचक, साधनों का बोध कराते हैं कि काम जो है, क्रिया जो है किस साधन से हुई है, ठीक है। तो क्रिया का साधन बताएंगे। ये संग्रहवाचक है, संग्रह का मतलब आपने समझ लिया होगा कि ये एकदम से क्या बताएंगे, समूह को बताएंगे, उस समेत, जैसे भर और तक, ठीक है। तो ये सारे संग्रहवाचक हो गए। विनिमयवाचक, ये विनिमयवाचक कैसे, जैसे बदले, एवज। बदले का मतलब, विनिमय का मतलब है एक दूसरे से चीजें लेन देन करना, ठीक है। तो मैंने उसके बदले वो ले लिया, उसको बदले में वो दे दिया। तो ये शब्द जैसे बदले, इसके एवज में, किताब के एवज में पैसे ले लिए, वो पलट गए, ठीक है, बदल दी गई। तो सब के सब जो है ये विनिमयवाचक है। तो ये विनिमय यानी लेन देन के बारे में बताते हैं। ये सादृश्यवाचक, जैसे भांति शब्द हो गया, समान हो गया, तरह, जैसा और सट्टारा। तो सारे के सारे ये अव्यय हैं, इनको जो है बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। तुलनावाचक, तुलना की जाएगी, जैसे उपेक्षा हो गया, ठीक है। ये हो गया, बनिस्बत हो गया और सामने हो गया। तो सब में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। ये तुलनावाचक शब्द है सारे के सारे। याद नहीं रखने आपको, बस एक बार इनको देख लीजिए, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कि ये शब्द होते हैं। अच्छा, विरोधवाचक, कुछ विरोध दिखाते हैं, जैसे विपरीत शब्द है, ठीक है। विरुद्ध हो गया, उल्टे हो गए और प्रतिकूल हो गया। तो इसे विरोध दिखा रहे हैं, ये विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो विरोध कर रहा है किसी चीज़ का, मेरे विरुद्ध खड़ा है, ठीक है, मुझसे उल्टा बोल रहा है, उल्टा मतलब विरोध करना, मेरे प्रतिकूल काम कर रहा है, तो इसका भी विरोध है। तो विरोध वाचक होंगे, ये विरोध को दर्शाएंगे। व्यतिरेक वाचक, जैसे इसके अलावा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बगैर या तुम्हारे अतिरिक्त, तो व्यतिरेक वाचक हो गए। उद्देश्यवाचक, उद्देश्य बताएंगे, तुम्हारे वास्ते फल लाया हूँ, ठीक है, तुमसे मिलने हेतु आया हूँ, उद्देश्य का तुमसे मिलने हेतु आया हूँ और तुम्हारे लिए जी जान लगाता हूँ। तो सब के सब क्या है, उद्देश्य बताते हैं, उद्देश्यवाचक हो गए। ऐसे ही साहचर्यवाचक, जैसे समेत, ठीक है, समेत शब्द हो गया, संग हो गया, साहचर्य संग में, साथ में, सहित हो गया, तुम्हारे सहित, तुम्हारे पूर्वक और तुम्हारे स्वाधीन। तो सब की जो है हमारे सहचर्यवाचक होंगे। और विषयवाचक, जैसे निस्बत, बाबत, विषय और लेख, तो सारे जो हैं ये विषयवाचक होंगे। तो इनको एक तरह से ध्यान में रखना है, बस रटने की, रट्टा मारने की इनमें आवश्यकता नहीं है। पेपर में अगर आएंगे तो आप देखना इनको बड़े आराम से पहचान लेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उससे आपको पता चलेगा, हाँ ठीक है, मैंने कुछ बताया था और आपने कुछ सीखा है। आगे बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। जो दूसरा प्रकार है हमारा, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बनाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, जोड़ेगा लोगों को, ठीक है, संबंध बनाएगा समुच्चय। जैसे दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़े, वो शब्द क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे रवि खेलने गया और महेश दौड़ने गया, तो दोनों को जोड़ दिया और लगा दिया, एंड का मतलब जोड़ना होता है। तो रवि तो खेलने गया और महेश दौड़ने गया, तो ये जो अव्यय हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, जो समुच्चय बनाए, जो समूह बनाए। तो रवि तो खेलने गया और महेश दौड़ने गया,
तो ये कैसा है, ऐसे आपसे प्रकार पूछ लेगा, ठीक है। कैसा अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो और का लग गया बीच में, और हो गया, तथा हो गया, तो ये सब हमारे समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा हम पढ़ेंगे जैसे आगे लिखा हुआ हमारा, ये इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहले इसको देख लेते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। ये वाक्यों को जोड़ते हैं, जो समान अधिकरण है, समान अधिकरण रहेगा, ठीक है, समान अधिकार, तो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे संयोजक के रूप में जो शब्द आएंगे जोड़ेंगे, वो कैसे आएंगे, और, एवं, तथा और वह, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, मैं एवं तुम, मैं मोहन तथा सोहन, ठीक है, मैं और वे, तो सब के सब जो है ये हमारे कैसे होते हैं, संयोजक होते हैं। ये विभाजक यानी अलग करेंगे, या, अथवा, नहीं, तो, ठीक है। तो ये सब जो है विभाजक हैं, अलग करने का काम करेंगे। विरोध दर्शक, कुछ विरोध दिखाएंगे, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, मगर, फिर भी, ठीक है, विरोध दिखाते, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता तो लेकिन, ठीक है, तो लेकिन आ गया, लेकिन मुझे काम लग गया तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, तो विरोध ये विरोध भाषक है, यानी विरोध को दर्शाने का काम करेंगे। परिणाम दर्शक की बात करते हैं, इसलिए, अतः, अतएव, परिणाम, ठीक है, वह पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया, ठीक, तो ये परिणाम वाचक होंगे, परिणाम को दिखाएंगे, ठीक है, परिणाम ना कि परिमाण, परिणाम, रिजल्ट। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, वह अच्छा खेलता है मगर उसका प्रदर्शन खराब रहा। मगर, ये मगर जो शब्द लग गया, तो इसने विरोध दिखाया ना, विरोध दिखा रहा कि वह अच्छा खेलता था मगर उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा, वो खराब रहा, तो विरोधाभास। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो समुच्चय बना दिया, सूरज और पक्षी को जोड़ दिया, जोड़ने का जो काम करेगा सूरज, सॉरी वो हमारा संयोजक होगा। तुम कॉफी पियोगे या चाय, कॉफी पियोगे या चाय, तो विभाजक का काम कर दिया, या तो कॉफी या चाय, बताओ क्या पियोगे, ठीक है। तो जो है विभाजक हो गया, अलग कर दिया कॉफी को चाय से। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए जो है पास नहीं हुआ, इसलिए, तो क्या हो गया, एक परिणाम बताया कि परिणाम क्या रहा, ना पढ़ने की वजह से जो है फेल हो गया, ना पढ़ने की वजह से फेल हो गया, तो ये हमारे समानाधिकरण अव्यय हो गए। अब बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। जो व्यधिकरण होते हैं, यानी ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, जो प्रधान वाक्य होता है उससे आश्रित उपवाक्य को जोड़ेंगे, जो वाक्य में आश्रित शब्द होंगे उनको जो है प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये हो गया पहला उद्देश्यवाचक, उद्देश्य बताया, जैसे जो की, जिससे, ताकि। कारणवाचक, कारण बताएगा, क्योंकि, ऐसा हुआ, इसलिए, चूंकि, ठीक है। संकेतवाचक, संकेत देगा, जो, सो, तो, यदि, संकेत देगा, ठीक है, किसी चीज का। स्वरूपवाचक हो गया, अर्थात, यानी, ठीक है, अर्थात और यानी। तो ये समझ में आएंगे एग्जाम्पल से, जैसे वह तेज खेला ताकि मैच जल्दी जीत सके, तो उसका उद्देश्य क्या था, मैच को जल्दी जिताने का, ठीक है। किस उद्देश्य से तेज खेला, ठीक है, ताकि मैच जल्दी जीता जा सके, तो उद्देश्यवाचक हो गया। ताकि शब्द किस में आता है, उद्देश्यवाचक में, ठीक है। वह तेज खेला, क्यों खेला तेज, ताकि मैच जल्दी खत्म हो सके, तो उसका उद्देश्य क्या था, मैच को जल्दी से खत्म करने का, तो ताकि शब्द लगा। नीरज बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, तो नीरज बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, तो कारण क्या था उसकी बीमारी का, सॉरी विद्यालय नहीं आने का, बीमार थे, कारणवाचक हो गया, कारण बता दिया विद्यालय नहीं आने का। जल्दी जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाओगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाओगे, संकेत दिया है, अगर आप जल्दी नहीं चलोगे तो लेट हो जाओगे, तो संकेतवाचक हो गया। वह अमीर नहीं अर्थात गरीब है, ठीक है, अगर वो अमीर नहीं है तो अर्थात गरीब है, उसके स्वरूप को पहचान लो। अगर कोई कह रहा है कि वह अमीर नहीं है तो उसका मतलब वो गरीब है, उसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप गरीबी का है, तो ये स्वरूपवाचक हो गए। तो अमीर नहीं अर्थात वो गरीब है, ठीक है। तो ये जो शब्द हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें मजे से आपको समझ में आ रही हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि आप पूरा वीडियो देख के जरूर जाएंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप अव्यय पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप फटाफट आंसर को बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय की। जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। जैसे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण हमने चैप्टर भी पढ़ा है, लेकिन उसमें क्रिया विशेषण पढ़े थे, अव्यय नहीं। तो यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो इनके 3 प्रकार होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और रूप की दृष्टि से भी 3 प्रकार के ये होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थ के आधार पर, ठीक है। जो अर्थ है इसके आधार पर बात करेंगे 4 भेद कौन कौन से। तो सबसे पहला भेद है
आप अर्थ के आधार पर 4 भेदों में पहला भेद है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, यानी काल को बताएगा, क्रिया के समय को बताएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो, क्रिया किस समय हुई है उसका अगर बोध होता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न करके देखेंगे तो हमें क्रिया का समय पता चल जाता है। जैसे वह कल आएगा, तो आएगा कब आएगा जी, कल। कब आने में पता चला क्रिया कब होगी, कल होगी, तो कब हम प्रश्न लगाएंगे। बाजार में कल महंगाई थी, ठीक है, महंगाई बाजार में कब थी, कल थी, ठीक है, महंगाई कब थी, कल थी। वह प्रतिदिन पूजा करता है, पूजा कब करता है, प्रतिदिन करता है, ठीक है, प्रतिदिन पूजा करता है। तो क्रिया की जो है हमें काल का पता चल रहा है, क्रिया कैसे हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। अब वह अब जा रहा है, ठीक है, वह अब जा रहा है, कब जा रहा है जी, अब जा रहा है, ठीक है, अब जा रहा, तो अब जो है एक अव्यय है, और कैसा अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के काल को बता रहा, क्रिया की विशेषता को बता रहा, क्रिया कब होगी और कैसे हो रही है। तो सारे के सारे हमारे, ठीक है, वाक्य जो है आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं कालवाचक की। कालवाचक में 3 तरह के शब्द आते हैं। जैसे एक तो सामान्य काल को बताएगा, सामान्य काल का मतलब जैसे सुबह, कल, परसों, ठीक है, आज, अभी, तभी, तो कब, तो ये सब के सब जो सामान्य हो गए। लेकिन एक जो शब्द होते हैं वो आवर्ती को बताते हैं। आवर्ती का मतलब जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है उसको आवर्ती बोल दो। जैसे प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं कई बार नहाता हूँ, मैं जो है कभी कभी जाता हूँ, मैं हर बार, ठीक है, नहाता हूँ। तो ये सब के सब क्या है, आवर्ती वाले हैं, आवर्ती का बोध करा रहे हैं। देखो आपको भी पता लग रहा होगा, कई बार मतलब आवर्ती, कई बार का मतलब बार बार किसी काम को करना, तो दोहरा रहा है, आवर्ती होगी। वह कभी कभी, तो आवर्ती होगी कभी कभी, हर बार, ठीक है, बार बार जाना, तो सब आवर्ती को दिखा रहे हैं। जैसे आगे हम अवधि की बात करेंगे तो अवधि को दिखाएंगे, जैसे आजकल, ठीक है, आजकल के जो लड़के हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फैशनेबल हैं, आजकल का ज़माना अच्छा नहीं है, तो अवधि बता रहे हैं। रात भर, ठीक है, मोहन रात भर पढ़ता है, ठीक है, सुरेश दिन भर पढ़ता है, वह लगातार पढ़ता जाता है, तो सब के सब क्या है, अवधि को बता रहे हैं। ये अवधि बोधक हो गए, तो सारे के सारे, ठीक है। तो कालवाचक में आगे अगर मैं बात करता हूँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी स्थान की विशेषता बताते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया का जो स्थान है, ठीक है। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराएं, क्रिया किस स्थान पे हुई है या क्रिया कौन सी दिशा में हुई है, तो उसके बारे में जो है ये शब्द हमें बताते हैं। जैसे मैं लिखा, ये शब्द कौन कौन से प्रयोग होंगे, जैसे यहाँ, ठीक है, वहाँ हो गया, बाहर, दूर, पास, दिशावाचक दिशा बताएंगे, इधर उधर, ठीक है, ये ऊपर हो गया, किधर जा रहे हो भाई, दाएं या बाएं, तो ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसको वाक्य से अगर मैं समझूं तो वाक्य में क्या होगा, वाक्य में आएगा तुम्हारा घर किधर है, तो तुम्हारा घर किधर है, ठीक है, तो क्रिया का स्थान बताया, बता दो जी घर का स्थान कहाँ है, किधर ने, ठीक है। मैंने उसे देखा, कहाँ देखा, वहाँ देखा, तो ये क्या दिशा बता दी, मैंने उसे वहाँ देखा, तो दिशा या स्थान सूचक। तोता पेड़ के ऊपर बैठा, तो क्रिया कहाँ हो रही है, ठीक है, कहाँ बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, पेड़ के ऊपर या ऊपर, ठीक है, ऊपर बैठने की क्रिया हो रही है, तो इस ऊपर शब्द क्या है, अव्यय हो गया। वह घर के अंदर छिपा है, तो कहाँ छिपा है, अंदर, तो अव्यय हो गया। यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, तो चले जो शब्द है क्या हो गया हमारा, अव्यय हो गया, यहाँ से चले जाइए। तो सब के सब जो है स्थान बता रहे हैं, ठीक है, स्थान या क्रिया की दिशा का जो बोध कराएं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आगे देख लेते हैं इसका टाइप नंबर 3, ठीक है, ये 3 में हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक हमने विशेषण भी पढ़ा था, तो ये सारी चीजें आपके जहन में चल रही होंगी जैसे ही आप इन नामों को सुन रहे हो। तो परिमाण तो हमने पढ़ रखा है, परिमाण में मतलब जो माप तोल बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, तो क्रिया की मात्रा के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे आपको यानी ऐसी चीजें जिनको जो है माप तोला जाता है, गिना नहीं जाता, वो परिमाण में आती हैं। जैसे वह कम खाता है, तो खाना एक क्रिया है, तो खा कैसे रहा, कम खा रहा है, ठीक है, तो कम परिमाण में, पता नहीं कितना कम खा रहा है। मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ, तो ज़्यादा जो शब्द है परिमाण में आ रहा है, ज़्यादा पानी पीता हूँ, ठीक है। तुम अधिक मेहनत करते हो, तो अधिक जो शब्द है ये भी परिमाण में, कितनी मेहनत करते हैं ये नहीं बताया, परिमाण में है, ठीक है, इसको गिन नहीं सकते मेहनत को, माप आया तोला जाता है, तो समय से इसको मापेंगे कि भाई इतने घंटे मेहनत कर रहा है, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ लिया, तो बहुत जो शब्द है ये भी हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुझे अधिक नींद आती है, तो अधिक शब्द ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की जो मात्रा बताइए इन शब्दों ने, मुझे अधिक नींद आती है, ठीक है, वह कम खाता है, मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ, तुम अधिक मेहनत करते हो,
मैंने बहुत पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे परिमाण को बता रहे हैं, क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, या तो क्रिया की विधि या उसके तरीके के बारे में बताएं। जैसे बारिश अचानक आ गई, तो रीतिवाचक में क्रिया की रीति का पता चलेगा कि क्रिया कैसे हुई है। ठीक है, तो बारिश कैसे हुई, अचानक, क्रिया कैसे हुई, अचानक। ठीक है, एक बड़ा मीम चल रहा, हमला अचानक हुआ था, तो वही चीज़ है। तो क्रिया कैसे हुई, बारिश कैसे आई है, अचानक आई है। वह तेज दौड़ता है, तो क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है, क्रिया जो है तेजी से हो रही है। वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की रीति क्या है, क्रिया धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, तो अगर क्रिया का पता करना है, क्रिया का, तो उसके आगे कैसे प्रश्न करके देखेंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा। देखो कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। वह अचानक भाग गया, कैसे भाग गया, अचानक भाग गया। ठीक है, किताबें धड़ाधड़ बिक गई, किताबें कैसे बिकी, आप बोलोगे धड़ाधड़ बिकी। तो यहाँ पे अगर हमें ठीक है क्रिया की रीति का पता करना है, तो क्रिया से बाद में ठीक है हमें कैसे प्रश्न करके पूछेंगे। क्रिया कैसे हुई, किताबें कैसे बिकी, धड़ाधड़। दिन जल्दी जल्दी ढल गया, दिन कैसे ढल गया, आप बोलोगे जल्दी जल्दी ढल गया। तो ये क्रिया से प्रश्न करके देखेंगे कैसे, और हमें आंसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें सीखी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आगे इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। आप मुझे ये अपना सजेशन ज़रूर भेजिए। अगर कोई दिक्कत आपको लगती है किसी भी कंटेंट में या किसी भी चीज़ में, तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा। तो आप तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक में अभी कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, तो वो जो रह गया है वो वाला, और इसके चैप्टर के हम MCQ नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।